नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे बिहार से बोल रहा हूं। कल तक मैं डीजीपी था। कल मैंने शाम को वीआरएस ले लिया। आज मैं पूर्व डीजीपी बिहार हूं। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया से, जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबका आशीर्वाद चाहता हूं। आज का दिन मेरे लिए बड़ा भावुक है। जिस फोर्स के साथ, जिस बल के साथ, जिस सेवा में मैं था, लगभग 34 वर्षों तक उसमें काम किया और लाखों सिपाहियों, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और पुलिस पंक्ति के जितने ऊपर से नीचे पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा बहुत ही नज़दीक का संबंध रहा। और उस पुलिस परिवार को छोड़ने की, उनसे बिछड़ने की जो पीड़ा है वो मेरे मन में है। और मैं तमाम अपने उन सिपाहियों को, बहादुर सिपाहियों को, हवलदार भाइयों को, उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों को, थाना प्रभारी हों, इंस्पेक्टर हों, डीएसपी हों, एसपी हों, उसके ऊपर के जितने पदाधिकारी हों, मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जहां जिस मिशन पर उनको लगाया, उन्होंने बहादुरी के साथ काम किया। और मैं जो एक पुलिस को जनता के नज़दीक ले जाना चाहता था, जो दूरी एक आम पुलिस, आम पब्लिक और जनता के बीच में, उस दूरी को कम करने का जो मेरा प्रयास किया था, उसमें बहुत मुझे सहयोग मिला अपने बल से। खास करके कोरोना के टाइम में जिस तरह से रात दिन जग करके हमारे सिपाही, हवलदार, थानेदार, सारे पंक्ति के सभी पदाधिकारियों ने सेवा का काम किया, उससे पुलिस के प्रति बहुत सकारात्मक भाव आम जनता में गया है, सकारात्मक संदेश आम जनता में गया है। ये कहने की बात नहीं है कि पुलिस की छवि बहुत ही नकारात्मक है, यही नहीं सब जगह। और बहुत बड़ा आस्था का संकट है, विश्वास का संकट है। जो समाज के शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनका भरोसा पुलिस में कम हुआ है, कम है। वो पुलिस को अपना शुभचिंतक नहीं मानते और उनको लगता है कि पुलिस उनकी अपनी नहीं है। मैंने इस दूरी को कम करने की कोशिश की। पुलिस में भी अपने गुलामी के संस्कार हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस है, उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ये मैंने की कोशिश और मैंने बार बार कहा, आप महसूस करो कि आप आम जनता के सेवक हो। और इसीलिए मैं कई जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, और शुरू से, ये नहीं कि डीजी बनने के बाद, जहां एसपी रहा तो, डीआईजी रहा तो, आईजी रहा तो, मैं हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात बोलता रहा हूं कि हमारी नज़र में वही पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हीरो है जिससे गुंडे डरें, बदमाश डरें, कानून को तोड़ने वाले डरें, अपराधी वाले डरें, लेकिन आम जनता ना डरे। आम जनता जिसको प्यार करे, आम जनता जिसमें अपनी आस्था व्यक्त करे, आम जनता का जिस पर भरोसा हो, वो पुलिस पदाधिकारी मेरी नज़र में हीरो है। और ये मेरी शुरू से कोशिश रही है। डीजीपी जब बिहार का मैं बना तो मुझे पूरे बिहार स्तर पर काम करने का मौका मिला और इसी अपने तरीके से मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग, जो मैं शुरू से करता आया था, वो मैंने किया और हमारे सभी लोगों ने, भाइयों ने सहयोग दिया। मैं उस पुलिस परिवार को अब छोड़ चुका हूं, लेकिन आत्मिक जुड़ाव अभी भी है। जो अच्छे काम करने वाले हैं, हर तरह के लोग हैं, कुछ गलत काम करने वाले भी लोग हैं, तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति मेरी संवेदना वैसी ही है और मेरा आत्मिक लगाव भी वैसा ही है। कभी भी संकट में, किसी भी स्थिति में, व्यक्तिगत या पारिवारिक, कोई भी जरूरत हो तो मैं हमेशा उनकी सेवा में रहूँगा। पुलिस मेंस एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, और पुलिस एसोसिएशन के जितने हमारे लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर जितने भी लोग, सब भाइयों का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। मुझे याद है कि किस तरह से पुलिस मेंस के एसोसिएशन के लोग पूरी तरह से वोकल होकर के मेरे पक्ष में उतरे थे जब मुझ पर किसी तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तो सारे पुलिस परिवार के लोग, चाहे पुलिस एसोसिएशन के हो, पुलिस मेंस एसोसिएशन, हमेशा हमारे हर लड़ाई में, हमारे हर संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे। उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं, जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, जो मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं उनके प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं रखता। मेरा उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत सम्मान है। शायद वो मुझे नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। टोटलिटी में अगर जानते तो वो समझते कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। और जो लोग जानते हैं, बक्सर के लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बक्सर के भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे, वो तो जानते हैं। हमको देखा है किस तरह के परिवार से आता हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, और वहाँ से किस तरह संघर्ष। गांव मेरा बक्सर से 20-22-23 किलोमीटर की दूरी पर एक पिछड़ा हुआ गांव। जब मैं वहाँ पैदा हुआ, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, और स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग तो शीशी आती थी दवा की, उसके ढक्कन में छेद करके कपड़े का बत्ती बना करके मां लगा देती थी, किरासन तेल भर देती थी, उसकी रोशनी में पढ़े हैं। आश्चर्य होगा आज के नौजवानों को जान करके। स्कूल जाते थे हाफ पैंट और शॉर्ट्स नहीं जो आजकल फैशन वाला मिलता है, वो 2 रुपये 1.5 रुपये मीटर का कपड़ा जो गांव में बिकता था या पास के शहरों में बिकता था, उसका दर्जी ले आता था और नाड़ा बांधने वाला हाफ पैंट सी देता था, और बनियान पहन करके बिना जूता का, बिना चप्पल का स्कूल जाते थे। हम भी केवल नहीं, हमारे साथ जितने लोग पढ़ते थे। स्कूल भी 7 साल के बाद, उम्र के बाद मैंने जाना शुरू किया, और गाँव से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, पैदल, सड़क भी नहीं थी, कोई ऑटो रिक्शा मोटर स्कूल बस, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पैदल बरसात के दिनों में तो नदी नाला पार करते हुए, खेतों की मेड़ों पर चल करके, कीचड़ में घुटने भर सने पांव, उस तरह से स्कूल जाते थे हम लोग। कुएं के पानी से पांव को धो करके फिर बैठते थे। और बैठने के लिए क्या था, स्कूल का मतलब क्या, एक फूस की झोपड़ी, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, गुरुजी बैठते थे खटिया पर, हम लोग बैठते थे बोरा पर। बोरा मतलब रैग अपने साथ ले करके जाते थे, एक प्लास्टिक के झोरे में स्लेट पेंसिल ले करके जाते थे। वैसे तो पढ़ाई लिखाई हुई, और 11+2+3 का वो सिस्टम था, 10+2+3 नहीं था। 11वीं क्लास को मैट्रिक बोला जाता था, तो बक्सर चले आए। बक्सर स्कूल में जब आए 8वीं के बाद, तो वहां स्कूल से 3 किलोमीटर दूर, मुझे आज भी याद है, एक कमरा 8 रुपये महीने पर ले करके, उस कमरे में कोई टॉयलेट अटैच नहीं। टॉयलेट करने के लिए सुबह शाम 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लोटा में पानी लेकर के। सोचिए कि सुबह में 2.5-3 किलोमीटर जाना शौच के लिए, और शाम को भी जाना, उतनी ही दूरी तय करके आना, और फिर वहां से 3 किलोमीटर स्कूल जाना पैदल, और वहां से लौट करके आना, फिर अपने हाथ से खाना बनाना स्टोव पर किरासन भर के। माड़ भात चोखा, रोटी तो बनाने भी नहीं आता था, वही माड़ भात चोखा सुबह, वही माड़ भात चोखा शाम, कभी कभी दाल। दाल बनाने में तो इतनी परेशानी होती थी कि हम लोग बनाते ही नहीं थे। माड़ भात चोखा, नमक, हरी मिर्च, ये खा खा करके मैं जवान हुआ हूं। यह ऐसे मेरी जिंदगी कटी है। और पटना कॉलेज में कैसे है तो कहानी है। हमारा ही एक मित्र जिसके पिताजी यहां पटना में सचिवालय में क्लर्क थे, वो पटना जानता था, आता था, जाता था, रहता था। वो हमको ले आकर के पटना कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। उसके पहले मैं बक्सर के बाहर क्या दुनिया है मुझे कुछ नहीं पता था। तो पहली बार तो 18, 19, 20 साल की उम्र में पटना आया, पटना कॉलेज में एडमिशन लिया, इंटर पास किया, संस्कृत से ग्रेजुएशन किया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे मेरी एकेडमिक पृष्ठभूमि क्या है। संस्कृत में ग्रेजुएशन किया, संस्कृत ऑनर्स, और बीए करने के बाद गांव में चला गया। पिताजी अकेले थे, उन्होंने कहा आओ खेती कराओ। मेरे खानदान में नौकरी करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये भी कम लोग जानते होंगे। बक्सर के लोगों को तो पता है, बक्सर के अभी हजारों लोग कम से कम समझते लोग सुन रहे होंगे लाइव, वो तो जानते हैं। मेरे पिताजी अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, मेरे बाबा अनपढ़, मेरी दादी अनपढ़, मेरे परदादा अनपढ़, मेरी परदादी, 4 पीढ़ियों में, इससे ऊपर का तो अपनी पीढ़ी का कोई इतिहास भी नहीं जानता है।
तो 4 पीढ़ियों का तो मैं जानता हूं कि कोई स्कूल गया ही नहीं, किसी की कोई औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं। मैं पहला आदमी था जो स्कूल गया, जिसकी औपचारिक शिक्षा हुई। ऐसे अनपढ़ परिवार में मेरा जन्म हुआ था। पटना आया, बीए करने के बाद पिताजी ने कहा पढ़ने का क्या मतलब, अब खेती करो, और मैं खेती करने लगा। 4-6 महीने के बाद किसी आदमी ने सलाह दिया कि आपको आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर आकर के एमए में एडमिशन ले लिया। और एमए में एडमिशन लिया तो किसी ने कहा कि नहीं सिविल सर्विस की भी तैयारी करनी चाहिए, तो सिविल सर्विस की तैयारी में भी लग गया। अब बीए पास करने तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि मुझे नहीं मालूम था कि इस देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां कहाँ हैं। ये मेरे जनरल नॉलेज का स्तर था। मैं सही सही बता रहा हूं। जब यूपीएससी की तैयारी में लगा, उसके बाद ये सब जानना जरूरी था, तो जाना, मेहनत किया। और 1 साल की मेहनत के बाद मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया, मैं ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद उसमें मेरा मन तो लगना नहीं था। मुझे तो मैथमेटिक्स और साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 11वीं की परीक्षा में मैं तो स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया था साइंस में। वो तो प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद, अब दिवंगत हो चुके हैं, जिन्होंने मुझे ह्यूमैनिटीज से अपीयर होने की अनुमति दे दी, और मैं ह्यूमैनिटीज से किसी तरह से मैट्रिक पास करके पटना कॉलेज में आकर के एडमिशन ले लिया। तो आईआरएस में भी वही हुआ, अकाउंटेंसी पढ़नी थी, बुक कीपिंग पढ़नी थी, तो पार्ट 1 की परीक्षा में ही फेल हो गया। मुझे लगा कि इसमें कोई गुजारा नहीं होने वाला है, मेरा ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। यूपीएससी फिर दिया था, आईपीएस में हो गया, तो मैं आईपीएस में हो गया, और मुझे बिहार काडर भी मिल गया। और कोठारी कमीशन के चलते उस समय 5 चांसेस मिले। मैं चाहता था और कई बार दे सकता था, लेकिन मैं बिहार छोड़कर जाना नहीं चाहता था। काडर सिस्टम में कोई इस बात की गारंटी नहीं थी कि आईएएस हो जाने के बाद मुझे बिहार मिलेगा। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, बिहार हुआ, मैं संतुष्ट हो गया। और राज्य का बंटवारा भी जब हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो अभी भी हैं, बहुत सभ्य और बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे व्यक्ति, वो सुनेंगे और कहीं ना कहीं से मेरा ये वीडियो उनको तक भी पहुंचेगा, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, मैं सीनियर एसपी पटना रांची था, कि आप झारखंड रह जाइए। और मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूं। और उनकी इच्छा ना रहने के कारण भी, वहाँ रखने के कारण भी मैं वापस चला आया, मैं रुका नहीं, बिहार आ गया। इस तरह से मेरी बैकग्राउंड है। मेरे घर में तो कोई जज नहीं हुआ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ, कोई कलेक्टर क्या, कोई मास्टर ही नहीं हुआ। इस तरह से जमीन से उठ करके संघर्ष कर 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 करके यहां तक पहुंचा, बिहार प्रदेश का डीजीपी हुआ। इस बात को, मेरी बैकग्राउंड को लोग जो समझेंगे वही मुझे जज कर सकते हैं। ऐसे किसी को गाली दे देना, ट्रोल कर देना, या किसी उसके एक्शन से, एक स्टेटमेंट से उसके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में कोई जजमेंट ले लेना, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं, और जो बात बोल रहा हूं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं। मैं जानता हूं इसको लाखों नहीं करोड़ों लोग सुनेंगे, इसलिए ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं कि कोई भी इस पर आकर के सर्वे कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसमें एक बात भी मैं गलत बोल रहा हूं। सिविल सर्विस के लिए कभी कोई कोचिंग ना की, वो संभव नहीं था। और पटना विश्वविद्यालय में तो स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग कराया जाता था आईएएस के लिए, 100 रुपये केवल देना होता था एडमिशन के लिए। वो 100 रुपया भी मैंने नहीं दिया, वो भी मुझे महंगा लगता था। मैंने नहीं किया कोचिंग, मैंने नहीं ली कोई ट्यूशन। ये विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर उनके अंदर हौसला है और संकल्प है, वो मेरे अंदर था। मैं जिद्दी बहुत था, हौसला बहुत था, संकल्प बहुत था, और मेरे अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। यही मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति मेरी सफलता के पीछे मूल ताकत थी। और मैं आज भी कहता हूं विद्यार्थियों से, जिनको कोई साधन नहीं हो, कोई सुविधा नहीं हो, उनको भी हताश निराश होने